नमस्कार। हमारी खास पेशकश 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की हम बात करेंगे, जहां आम आदमी पार्टी का केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। दूसरी खबर बिहार से है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नवादा में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा। तीसरी खबर राजस्थान से है, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस गरीबों को भूखा मारती है, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती है। चौथी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां 10 दिन में 24 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया है। सरकार का लाल आतंक के खात्मे के लिए वार जारी है। पांचवी और आखिरी खबर यूपी से है, जहां मुख्तार अंसारी के परिवार से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुलाकात की। तो पहली बड़ी खबर विस्तार से, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी नेताओं ने रविवार को देश भर में सामूहिक उपवास शुरू किया। पार्टी के बड़े नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह उपवास के लिए पहुंचे। आम आदमी पार्टी की मांग है कि शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए। उन्हें ईडी ने झूठे मुकदमे में फंसाया है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, तानाशाही के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, आओ मिलकर देश के बेटे के लिए आवाज उठाएं। उधर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी नेताओं ने शराब में शीश महल अभियान के तहत आपके खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने केजरीवाल के घर का मॉडल रखा और कहा कि यह दिल्ली के सीएम के भ्रष्टाचार का मॉडल है। इसके अलावा पार्टी ने शराब की बोतल के एक कटआउट पर संजय सिंह की तस्वीर दिखाकर प्रदर्शन किया। तो आप नेताओं का पूरे देश में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन है। सामूहिक उपवास आज रखा जा रहा है पूरे देश में। आप कार्यकर्ताओं के द्वारा, आप नेताओं के द्वारा लगातार जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ही आप पार्टी के नेता कार्यकर्ता इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। विपक्ष के नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का भी साथ मिल रहा है। इंडी गठबंधन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसे लगातार लोकतंत्र पर खतरा बता रहे हैं। तो आज आप पार्टी की तरफ से पूरे देश में सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद के नाम से अभियान भी चलाया गया है। तो वहीं दिल्ली में आप पार्टी के बड़े नेता इस सामूहिक उपवास में इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता राहुल झा से। राहुल, जिस तरह से आज पूरे देश में आप पार्टी सामूहिक उपवास रख रही है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का लगातार विरोध कर रही है, अगर दिल्ली में देखें, दिल्ली में ये प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, सामूहिक उपवास किस तरह का रहा? जी देखिए, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर एक विशाल सामूहिक उपवास रखा गया है, जिसके अंदर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री से लेकर के जितने भी संजय सिंह राज्यसभा सांसद, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, लीडर हैं, वो सारे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरे दिन एक दिन का कार्यक्रम है। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करें, अगर हम बात करें कि आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ पे भी है और जहाँ जहाँ पे भी इनके कार्यकर्ता बहुत एक्टिव है, वहाँ यहाँ सामूहिक उपवास करेंगे। इनका कहना है कि जो कार्यकर्ता यहाँ नहीं पहुंच पाए, वो कार्यकर्ता घर बैठ करके जो है एक दिन का सामूहिक उपवास करेंगे। इस उपवास से कहीं ना कहीं वो दौर याद आ जाता है अरविंद केजरीवाल का, जिस दौर में पार्टी बनी थी, जब अन्ना हजारे के साथ उपवास किया गया था, तब वो दौर याद किया जाए इस चीज को लेकर जी। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और सीधे लेके चलते हैं आपको राजस्थान के दौसा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देश के अंदर पहले से ही तय है, लोग पहले से ही मान चुके हैं
कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए की सरकार बनने वाली है। लोग आश्वस्त हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरे देश के अंदर हम लोग जा रहे हैं। हर ओर एक ही आवाज है, और वो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार। ये जो मोदी सरकार की चर्चा है, ये अचानक नहीं है। ये भारतीय समाज की वह अभिव्यक्ति है जो मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश को दिया है। उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए देश की जनता जनार्दन मोदी जी को तीसरी बार देश की सत्ता सौंपने के लिए कृत संकल्पित दिखती है। बहनों और भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले एक कल्पना थी कि दुनिया के अंदर भारत का सम्मान होगा, लेकिन आज ये साकार हुआ है। कोई भी भारतीय दुनिया के अंदर जहां कहीं जाएगा, सम्मान की निगाहों से देखा जाएगा। बहनों और भाइयों, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। पहले देश के अंदर आतंकी गतिविधियां होती थी। 3 दिन पहले मैं ब्रिटेन के एक अखबार द गार्डियन को देख रहा था। उसकी एक न्यूज थी कि 2 वर्ष पहले पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी चुन चुन करके मारे गए थे, और उनका संदेह था कि भारत ने करवाया है। द गार्डियन की न्यूज का स्रोत क्या है हम नहीं कह सकते, लेकिन बहनों और भाइयों, राजस्थान में संबोधन में राम राम कहते हैं, और यहां आतंकवादियों का जो है राम नाम सत्य है भी हो रहा है। दुनिया आज इसको स्वीकार कर रही है, दुनिया इसका स्वागत कर रही है। लोग इस बात को मान रहे हैं कि भारत जो कर रहा है ये मानवता के हित में कर रहा है। दुनिया इस बात को मानती है। तो राजस्थान के दौसा से आप सीधी तस्वीर देख रहे थे, जहां पर योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अब वापस रुक करते हैं 5 बड़ी खबरों की ओर, और दूसरी बड़ी खबर विस्तार से आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बिहार के नवादा में जनसभा की। 30 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन, राम मंदिर, टुकड़े टुकड़े गैंग, जंगल राज और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर बात की। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन ने गारंटी को गुनाह बनाया। भारत को आंख दिखाने वाले आज आटे के लिए तरस रहे हैं। आरजेडी, कांग्रेस समेत पूरा महागठबंधन उनके ऊपर हमला बोला। 2005 से पहले जंगल राज की भी याद दिलाई नरेंद्र मोदी ने। साथ ही महागठबंधन में मचे घमासान पर कहा कि अलायंस एक प्रत्याशी करती है, दूसरा कैंडिडेट भी मैदान में आ जाता है और खुद को असली बताता है। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन का मतलब भ्रष्टाचारियों का ठिकाना और भारत के विभाजन की बात करने वाला बताया। कांग्रेस, आरजेडी एक भी वोट पाने के हकदार नहीं है। वहीं इससे पहले सीएम नीतीश ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार कैसा था और अब कैसा हो गया। लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज करार दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार से। धर्मेंद्र, जिस तरह से आज बिहार में जनसभा को संबोधित किया नरेंद्र मोदी ने, जमकर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा, तो वहीं पाकिस्तान का भी जिक्र किया कि जो पड़ोसी देश हमें आग दिखाता था, आज वो आटे के लिए तरस रहा है। धर्मेंद्र, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? धर्मेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। धर्मेंद्र, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? धर्मेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं आ पा रही है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जनसभा को संबोधित किया, इंडी गठबंधन को लेकर जमकर आरोप लगाए, कहा कि एक प्रत्याशी नामांकन भरता है तो दूसरा प्रत्याशी सामने आ जाता है और अपने आप को वह असली बताता है। धर्मेंद्र, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल सुनाई पड़ रही है।
धर्मेंद्र, जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी की जनसभा रही, इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं पाकिस्तान का भी जिक्र किया। विस्तार से बताएं कैसी रही जनसभा आज की। सबसे बड़ी बात में महत्वपूर्ण ये बात है, उन्होंने कहा कि गारंटी, अगर सुरक्षा की गारंटी, एक अच्छे समाज निर्माण की गारंटी या आवास की गारंटी हो, अगर मोदी देता है तो कौन सा गुनाह करता है? आखिर विपक्षी को INDI गठबंधन को इतनी दर्द क्यों है? ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही और जोरदार हमला करते हुए कहा कि आज राजद और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के पहले। आज 15 साल के बाद की बात उन्होंने कहा कि जिस समय जंगल राज व्यवस्था थी, लोग निकलते नहीं थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे और सुरक्षित थे। आज वो जनता आज खुली आवास सड़क पर घूम रही है और ये कम बड़ी बात नहीं है। ये मोदी की गारंटी है, सुरक्षा प्रदान करना, आवास उपलब्ध कराना, सुरक्षा व्यवस्था सारी व्यवस्था कराना, नौकरी दिलवाना, ये मोदी की अगर गारंटी है तो ये कैसे हो सकता है कि मोदी गुनाह किया? गुनाह इसलिए किया कि मैंने जनता की गारंटी दे रही है कि मोदी गारंटी ये दे रही कि आप को सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये सबसे दिक्कत है विपक्षीवाद को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जनसभा में शामिल थे, क्या कुछ कहा उन्होंने? कुछ प्रमुख बातें उनकी? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में विकास हुआ है, डबल इंजन की सरकार विकास कर रही है, अब मैं इधर उधर जाने वाला नहीं हूँ, किसी भी सूरत में मैं जाने वाला नहीं हूँ, ये विकास की गाड़ी चलती रहेगी। और उन्होंने कहा कि NDA गठबंधन मजबूत है और जितने भी बिहार में 40 की 40 सीटें आएगी तो आएगी, ये जनता यहाँ इस बार मूड बना चुकी है। नीतीश कुमार ने और जोरदार राजद पर भी हमला किया, कांग्रेस के पर हमला भी किया, कहा कि ये चलेगा नहीं। जिस तरह से हमने कुछ परेशानी थी, मैं उधर गया था, फिर इधर जाने आ गया और इधर जब आ गया तो मैं उधर जाने वाला नहीं हूँ। उन्होंने जनता को आश्वासन किया कि सुरक्षा, सारी व्यवस्था, रोजगार, बेरोजगार, सबको मैं एक साथ लेकर सारी व्यवस्था दूंगा। और बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जनसभा की, जमकर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा और लालू के शासनकाल की याद दिलाई। कहा कि उसके बाद से प्रदेश में काफी विकास हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार जो कुछ समय पहले RJD के साथ गठबंधन में सरकार बना रहे थे, वो भी वहां पर मौजूद थे क्योंकि अब NDA में थे। पहले इंडिया गठबंधन में थे, अब NDA में है। उन्होंने भी जमकर लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। और तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के भरतपुर में कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस नहीं चाहती कि देश की समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि कांग्रेस खुद अपने आप में समस्या है। कांग्रेस गरीबों को भूखा मारती है और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती है। वहीं इस बीच डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश यादव की राजनीति वोट बैंक की है। वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस ने शनिवार रात दूसरे चरण के चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का नाम टॉप पर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी सद्दाम खान। सद्दाम, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जमकर निशाना साधा कांग्रेस पर और कहा कि गरीबों को भूखा रखते हैं लेकिन आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते हैं, बहुत सख्त टिप्पणी की यहां पर योगी आदित्यनाथ ने। बिल्कुल भागीरथ, आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के तहत बीजेपी द्वारा धुरंधर प्रचार किया जा रहा है। वहीं अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी राजस्थान के दौरे पर है। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरतपुर लोकसभा के प्रत्याशी राम स्वरूप कोहली के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित के दौरान कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा है कि देश की समस्या का समाधान हो ये कांग्रेस नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस खुद अपने आप में एक समस्या है। कांग्रेस गरीबों को भूखा मारती है और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती है। साथ ही उन्होंने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। बिल्कुल भागीरथ। बिल्कुल सद्दाम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों को भूखा रखती है लेकिन आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती है। बस्तर में नक्सलियों का
टीसीओसी महीना चल रहा है। हालांकि इस बार नक्सलियों के टीसीओसी के दौरान पुलिस फोर्स का रवैया बेहद आक्रामक है। शनिवार सुबह छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 25 लाख रुपए के नामी हार्डकोर नक्सली को ढेर कर दिया। पिछले 10 दिनों में ही फोर्स ने दक्षिण बस्तर में 24 नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें 22 बीजापुर और एक नक्सली दंतेवाड़ा और सुकमा में मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सीजी पुलिस और तेलंगाना की फोर्स ने संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया था। इस दौरान उसूर थाना क्षेत्र के पुजारी काकेर इलाके में जमकर गोलीबारी हुई थी। एनकाउंटर रुकने के बाद पुलिस ने मौके से 3 नक्सलियों का शव बरामद किया, जिसमें एक नक्सली की पहचान नक्सलियों के सेंट्रल रीजनल कमेटी मेंबर सागर के रूप में हुई है। इस पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं मारे गए 2 माओवादियों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस का दावा है कि बड़े लीडर के साथ उसकी टीम में थे, संभवतः ये भी इनामी होंगे। मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 LMG समेत कई हथियार और विस्फोटक सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है। तो छत्तीसगढ़ में 10 दिनों में 24 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सुकमा से हमारे संवाददाता मनीष कुमार से। मनीष, देखें तो यहां पर एक तरफ चुनाव चल रहा है और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाए। वही नक्सलियों का डर भी है कि कहीं ना कहीं नक्सली इसमें व्यवधान पैदा नहीं कर दे। लेकिन पुलिस फोर्स यहां पर बहुत सख्त है। पिछले 10 दिनों में 24 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और इसमें से कई इनामी नक्सली भी हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पिछले 10 दिन में लगभग 22 से 24 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया और इसमें नक्सल ऑपरेशन में सीआरपीएफ, कोबरा और डीआरजी की एक ज्वाइंट ऑपरेशन थी, जिसमें कल 3 नक्सलियों को ढेर किया गया, जिसमें एक 25 लाख का इनामी नक्सली भी है। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पिछले 10 दिनों में 24 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। 25 लाख के इनामी नक्सली को भी पुलिस ने मार गिराया है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से कई बड़े नेताओं के गाजीपुर आने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अंसारी परिवार के घर फाटक का भी दौरा किया और उनके परिजनों से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि अखिलेश मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्तार अंसारी का 28 मार्च को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया था। बता दें कि मुख्तार के बड़े भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को सपा ने यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी से संवाददाता वंदना रावत से। वंदना, स्टेट हेड यूपी वंदना रावत हमारे साथ जुड़ी हुई है। वंदना, जिस तरह से हम देख रहे हैं गाजीपुर में और अभी जब कुछ दिन पहले हार्ट अटैक के कारण मुख्तार अंसारी की मौत होगी, तो उसके बाद से लगातार राजनीतिक सियासत बहुत बढ़ गई थी उत्तर प्रदेश में और गाजीपुर पहुंचे अखिलेश यादव कहीं ना कहीं, क्योंकि लोकसभा के जो प्रत्याशी सपा की तरफ से जो बसपा के विधायक है अभी मुख्तार अंसारी के भाई, उनको टिकट यहां से दिया गया है, तो पहुंचना भी जाना भी बहुत जरूरी था। क्या मैसेज देने की यहां पर कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से जब वो गाजीपुर पहुंचे, वहां पर परिवार वालों से मुलाकात की? देखिए भगत, क्योंकि गाजीपुर पहुंचे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, ये दौरा जो उनका है ये काफी अहम महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो गाजीपुर है, गाजीपुर से जो अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी का भाई है वो उसको टिकट दी है समाजवादी पार्टी ने। क्योंकि अगर 2019 की बात करें तो बीएसपी की तरफ से गाजीपुर से अफजाल अंसारी को टिकट दी थी, तो मनोज सिन्हा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे वो काफी भारी मतों से उसको मात देकर अफजाल अंसारी वहां से जीत हासिल की थी। तो अब क्योंकि अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके घर पहुंचे हैं, आज उनके घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की है और मुख्तार अंसारी की मौत पर भी शोक प्रकट किया है, परिवार वालों को ढांढस भी बनाया है। उसके बाद वो क्या नाम है, उनके जो सुरक्षा व्यवस्था की भी बात की जाए तो काफी सुरक्षा व्यवस्था है, काफी जवान पुलिस फोर्स भी तैनात थे ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो या किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। उनके अखिलेश यादव की सुरक्षा भी देखते हुए काफी इंतजाम किए गए। लेकिन अब क्योंकि मामला ये है कि गाजीपुर क्योंकि अहम सीट है, यहाँ पर देखिए
पिछली बार क्योंकि बसपा और सपा का गठबंधन था तो वो सीट बीएसपी के खाते में गई थी और बीजेपी की तरफ से मनोज सिन्हा को वहां से टिकट दिया गया था। लेकिन मनोज सिन्हा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पे हार गई और बीएसपी से अफजाल अंसारी वहां से सांसद चुने गए, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है कि इस बार कांग्रेस और सपा का गठबंधन है और वहाँ की जो सीट है गाजीपुर की वो चली गई है सपा में। तो अब यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए थोड़ा सा काफी मुश्किल होगा। ये मंथन किया जा रहा है गाजीपुर सीट पर कि किसको टिकट दिया जाए ताकि वहां से गाजीपुर की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए। अब बात करते हैं बीएसपी की, क्योंकि बीएसपी क्या है, चुनावी तैयारी वो अलग ही मूड में कर रही है। पार्टी कार्यकर्ता अलग ही दावा कर रहे हैं, वो अपनी कैंडिडेट अलग उतारेगी। अगर बीएसपी अपना कैंडिडेट अलग उतारती है तो वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। तो इसमें जरूर फायदा, अगर फायदे की बात करें तो यहाँ पे जो फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि देखिए बीएसपी से टिकट मिली थी अफजाल अंसारी को 2019 में, अब वो चले गए सपा ने उनको टिकट दे दिया। अब बीएसपी अगर वहाँ पे अपना कैंडिडेट उतारती है तो उसको बीएसपी जरूर सपा की जो अफजाल अंसारी के टिकट काटने का काम करेगी, क्योंकि देखिए जातीय का समीकरण की बात अगर हम पूर्वांचल की करें तो जातीय समीकरण जो है वो बीएसपी का काफी अच्छा है, क्योंकि उसका जो प्रभाव है हमने 2019 में भी वहाँ पे देखा है, क्योंकि 10 सीटें बीएसपी के खाते में गई थी जबकि 5 सीटें ही समाजवादी पार्टी को मिली थी। तो ये काफी दिलचस्प होगा 2024 का चुनाव। गाजीपुर क्योंकि अहम सीट है, यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर बीएसपी मायावती अपना कैंडिडेट वहाँ पे उतारती है तो जरूर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। वंदना, एक संक्षेप में एक सवाल, जिस तरह से जब हार्ट अटैक के कारण मौत हुई थी मुख्तार अंसारी की, उसके बाद से ही अखिलेश यादव थे जिन्होंने इस पर सवाल भी उठाए थे, जांच की भी बात कही गई थी। तो जिस तरह से आज परिजनों से मुलाकात की, परिजनों को ढांढस बंधवाया और अभी चुनाव भी होने वाले हैं, जो लोकसभा प्रत्याशी मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी वो सपा के प्रत्याशी हैं, तो क्या यहां पर यह भी जिताने की कोशिश की जा रही है, सरकार पर सीधे एक जो एक प्रश्न चिन्ह लगाया था उसको भी यहां पर मजबूती के साथ खड़ा करने की एक मैसेज दिए जाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल। देखिए जैसे मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई उसके बाद चाहे कांग्रेस ने भी सवाल उठाए, मायावती बसपा सुप्रीमो उन्होंने भी सवाल उठाए, अखिलेश यादव ने तुरंत ट्वीट भी किया उसके मिट्टी को लेकर, जो लोग आए थे वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा था, अफजाल अंसारी और वहाँ के डीएम से आर्ग्यूमेंट हुआ, इसको लेकर भी अखिलेश ने निशाना साधा था भारतीय जनता पार्टी पर और तमाम आरोप लगाए थे कि मीठा जहर देके उसकी हत्या हुई है जिसकी जांच होनी चाहिए। तो ऐसे तमाम सवाल थे जो विपक्षी पार्टी ने उठाए थे। तो कहीं ना कहीं देखिए चुनाव का दौर है, चुनाव है और सभी पार्टियां जोड़ तोड़ से लगी हैं किसी भी तरीके से 2024 देश की सबसे बड़ी सत्ता को हासिल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए अखिलेश यादव भी वहां पहुंचे हैं तो वोट साथ दे, क्योंकि देखिए मुख्तार अंसारी बिल्कुल बंदरा, तो देखना होगा इसमें जिस तरह से अखिलेश यादव आज पहुंचे हैं वहां पर और अब बसपा अपने कैंडिडेट किस तरह से यहां पर खड़ी करती है और आपने का त्रिकोणीय मुकाबला होगा, इससे किसको कितना फायदा होगा देखने वाली बात होगी। वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।